साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह श्रीलंका में लाल क्रांति हो गई है और एक कम्युनिस्ट नेता को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रपति चुन लिया है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, शुरू से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा है कि हर बच्चा बहुत बचपन में ही श्रीलंका का नाम जान जाता है, क्योंकि लगभग हर बच्चे को उसकी दादी और नानी किस्सा सुनाती है कि किस तरह हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से लंका दहन कर दिया था, और बच्चा काफी खुश हो जाता है, बच्चे में भी एकदम जोश आ जाता है। तो लंका का नाम बचपन से हम लोग जानते हैं। ये जो श्रीलंका है, आप जानते हैं कि हिंद महासागर का एक द्वीप है, टापू है, और भारतवर्ष का पड़ोसी है। श्रीलंका का जो आकार है, जो इसका शेप है, वो आंसू की बूंद की तरह है। उसको देखिएगा नक्शे पर तो लगेगा कि आंसू की बूंद गिरी हुई है, इसलिए इंग्लिश में उसे टीयर ड्रॉप आइलैंड कहते हैं, यानी कि आंसू की बूंद वाला टापू। श्रीलंका को आज़ादी मिली अंग्रेजों से सन 1948 में, यानी हिंदुस्तान की आज़ादी के एक बरस बाद। उस समय श्रीलंका का नाम सीलोन था, और 1972 तक इसका नाम सीलोन ही रहा। उस जमाने में रेडियो सीलोन भारत में बहुत पॉपुलर हुआ करता था, क्योंकि रेडियो सीलोन पर एक कार्यक्रम आता था, बिनाका गीतमाला, और उस पर हिंदी फिल्मी गाने सुनाए जाते थे। अमीन सयानी नाम के एक सज्जन उसको पेश करते थे, और हिंदुस्तान के घर घर में रेडियो पर रेडियो सीलोन सुना जाता था बिनाका गीतमाला के लिए। 1972 में सीलोन का नाम बदल के श्रीलंका हो गया। अब श्रीलंका के बारे में जाने कि वहाँ के लोग कौन से हैं। तो श्रीलंका में बहुमत जो है वो सिंहल लोगों का है। ये जो सिंहल लोग हैं, ये सिंहली भाषा बोलते हैं और बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। आप जानते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म भारतवर्ष से ही गया था। सम्राट अशोक ने भी अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को लंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। श्रीलंका के कैंडी शहर में एक बहुत बड़ा बौद्ध मंदिर है, जहां कहते हैं गौतम बुद्ध का दांत रखा हुआ है। तो बहुसंख्यक जो सिंहली हैं वो बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, और वहाँ तमिल लोग हैं अल्पसंख्यक, जो तमिल भाषा बोलते हैं और हिंदू धर्म मानने वाले हैं। ये जो तमिल लोग हैं, ये उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में ज़्यादा बसे हुए हैं। उत्तरी श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है जाफना, और पूर्वी श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है ट्रिंकोमाली। अब श्रीलंका में ऐसा हुआ, जैसा कि हर देश में होता है, कि जो बहुमत के लोग होते हैं, बहुमत में वो थोड़ा रंगदारी करने की कोशिश करते हैं, अपना वर्चस्व दिखाते हैं। वही चीज़ श्रीलंका में भी हुई, और सिंहल लोगों ने तमिल लोगों पर कुछ जुल्म सितम करने शुरू कर दिए। तो तमिलों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसके बाद एक तमिल आतंकवादी संगठन बन गया, जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इसको हिंदी में बहुत सारे लिट्टे लिखते हैं। इसकी स्थापना प्रभाकरन नाम के एक व्यक्ति ने की। अब इस LTTE ने, यानी लिट्टे ने, श्रीलंका में आतंकवादी हमले कर करके समझिए खून की नदी बहा दी, और जब इन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता तो ये भागकर भारत भी आते थे, खासकर तमिलनाडु राज्य में छिप जाते थे। बाद में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें भारत ने कहा कि वो लिट्टे को कुचलने के लिए श्रीलंका की मदद करेगा, और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उन्होंने भारतीय सेना श्रीलंका में भेजी, जिसे भारतीय शांति सेना कहते हैं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। IPKF ने लिट्टे के बहुत सारे लड़ाकों को मार गिराया। उससे प्रभाकरन इतना नाराज हुआ कि 1991 में उसने राजीव गांधी की हत्या करवा दी। राजीव गांधी तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में गए थे, श्री पेरम्बदूर में। वहां लिट्टे की एक मानव बम आई, उसका नाम था धनु। वो एक महिला थी,
उसने अपने पेट पर बम बांध के रखे हुए थे। राजीव गांधी के पैर छूने के बहाने वो झुकी और उसने बम के बटन दबा दिए। धनु के तो चिथड़े उड़ ही गए, साथ ही साथ राजीव गांधी भी शहीद हो गए। उसके बाद कुछ साल बाद श्रीलंका में एलटीटी के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया और 2009 में ये जो प्रभाकरन था, एलटीटी का चीफ था, ये भी खलास हो गया और उसके बाद एक तरह से एलटीटीई का सफाया हो गया, एलटीटीई का नामो निशान मिट गया। उसके कुछ दिनों पहले श्रीलंका में दो राजपक्षे बंधुओं का उदय हुआ था। दो भाई थे, एक का नाम था महिंदा राजपक्षे, एक का नाम था गोटाबाया राजपक्षे। ये दोनों राजपक्षे बंधु जो थे, ये दोनों कट्टर बौद्ध थे, सिंहली थे और इन्होंने दोनों हाथों से श्रीलंका को लूटना शुरू कर दिया। जैसे अभी हिंदुस्तान में 2014 के बाद से हो रहा है ना कि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी दोनों मिलके हिंदुस्तान को दोनों हाथों से लूट रहे हैं और जब उनके लूट खसोट पर कोई आवाज उठाता है तो लोगों को बताया जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को बचाना है तो मोदी के साथ खड़े हो जाओ। यही नीति राजपक्षे बंधुओं की भी थी। वो दोनों कट्टर बौद्ध थे, दोनों हाथों से श्रीलंका को लूटते थे और कोई उनके लूट खसोट पर उंगली उठाता था तो कहते थे कि बौद्ध धर्म खतरे में है। तो ये स्थिति रही, लेकिन 2022 आते आते श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। ऐसी भूखमरी हो गई, ऐसी महंगाई हो गई कि आम आदमी बिल्कुल त्राही त्राही करने लगा और 2022 के मध्य आते आते श्रीलंका में जन क्रांति हो गई। लंका की राजधानी है कोलंबो, वहां हजारों हजार लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए। जो गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति था वो सर पर पैर रखकर भागा, मालदीव भाग गया। मालदीव भी हिंद महासागर का एक टापू है और वहां के आम लोग, कोलंबो के आम लोग राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में तैरने लगे, राष्ट्रपति के बिस्तर पर उछल कूद मचाने लगे, राष्ट्रपति के किचन में जाके खाना बनाने लगे और पूरी तरह जन क्रांति हो गई। इसके बाद श्रीलंका में एक तरह से देखिए तो राजपक्षे बंधुओं का पतन हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वहां मार्क्सवादियों का उदय शुरू हुआ और अभी हाल में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए उसमें एक मार्क्सवादी नेता, एक कम्युनिस्ट नेता श्रीलंका का राष्ट्रपति चुना गया है, जिसका नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके। अब ये अनुरा कुमारा दिसानायके 1968 में 68 में पैदा हुए थे। कोलंबो से कुछ दूरी पर इनका गांव था और इनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, यानी कि दिहाड़ी पर काम करते थे, डेली बेस पर काम करते थे, डेली कमाते खाते थे। अनुरा कुमारा दिसानायके पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गए। एक यूनिवर्सिटी में उनको इतना परेशान किया गया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बदल ली, लेकिन उन्होंने मार्क्सवाद नहीं छोड़ा, लेनिनवाद नहीं छोड़ा, वो कम्युनिज्म के रास्ते पर चलते रहे। उस समय श्रीलंका में एक संगठन हुआ करता था, जनता विमुक्ति पेरामुना। वो संगठन हिंसा में विश्वास करता था और उसने दो बड़े बड़े विद्रोह सरकार के खिलाफ किए 1971 में और 87 में। दोनों विद्रोह को श्रीलंका की सेना ने कुचल दिया और बाद में जनता विमुक्ति पेरामुना का जो नेता था रोहन विजयवीरा, वो भी मारा गया। उसी जेवीपी में अनुरा कुमारा दिसानायके भी शामिल हो गए, लेकिन बाद में इनका जेवीपी से थोड़ा मोह भंग हो गया। इनको लगा कि इतनी हिंसा ठीक नहीं है, इन्होंने हिंसा के रास्ते को छोड़ दिया। उसके बाद ये मुख्य धारा की राजनीति में आए और काफी तेजी से इनका उभार हुआ और कुछ समय तक ये श्रीलंका की सरकार में, जो मिली जुली सरकार बनी थी, वहां के सिंचाई मंत्री भी रहे। लेकिन बाद में मतभेदों की वजह से इन्होंने सिंचाई मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, श्रीलंका की सरकार इन्होंने छोड़ दी। तो अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें अनुरा कुमार दिसानायके की जीत हुई। इन्होंने अपने बड़े बड़े दिग्गज प्रतिद्वंदियों को पटक दिया। रानिल विक्रमसिंघे इनसे हार गए, पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे का बेटा खड़ा हुआ था, वो हार गया चुनाव इनसे, पूर्व राष्ट्रपति प्रेमदासा के बेटे खड़ा हुए थे, वो चुनाव हार गए और अनुरा कुमार दिसानायके ने बहुत शानदार जीत हासिल की और पूरा श्रीलंका लाले लाल हो गया। अब भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुरा कुमार दिसानायके की जीत के बाद श्रीलंका चीन के ज्यादा करीब चला जाएगा कम्युनिस्ट विचारधारा की वजह से। तो ऐसा सोचने का बहुत ज्यादा आधार नहीं है। इसलिए आधार नहीं है क्योंकि
विचारधारा तो ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन श्रीलंका अपने भूगोल को नहीं बदल सकता और भारतवर्ष श्रीलंका से कहीं ज़्यादा करीब है बनिस्बत चीन के। और बौद्ध धर्म की वजह से भी श्रीलंका और भारतवर्ष के बीच बहुत पुराने संबंध हैं। आप बोधगया जाएंगे तो बिहार में ही है, जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वहाँ श्रीलंका के बड़े बड़े लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आते रहते हैं। बोधगया में एक गांव को श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति प्रेमदासा ने गोद भी लिया था, अडॉप्ट भी किया था। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अनुरा कुमारा डिसानायके के श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत श्रीलंका के बीच अच्छे संबंध कायम रहेंगे। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।